ओके। तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपोलोजाइज कर रहा था कि संडे को नहीं आ पाया था, सॉरी। बट आज आपकी क्लास कंटिन्यू होगी जहाँ से मैंने छोड़ी थी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बाइनरीज किस तरह से क्रिएट, मैं क्वेश्चन था, सॉरी बताया नहीं था, बताने तो आज वाला हूँ मैं आपको। क्वेश्चन था मेरा कि बाइनरीज किस तरह से क्रिएट होती है। ये क्वेश्चन था मेरा, लिनक्स के अंदर, विंडोज के अंदर और आपके मैक के अंदर। उसका आंसर है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बाइनरी क्रिएट कर सकती है आजकल? आज तो वैसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो कि बाइनरीज में, जैसे पाइथन है हमारी। पाइथन को आप पाइथन की जो स्क्रिप्ट होती है उसको आप एक EXE फाइल में या फिर ELF फाइल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। आता है ऐसा बनाने के लिए, py2exe करके एक लाइब्रेरी, ठीक है। बट क्या है ना, हम मेनली जो यूज करते हैं ना बनाने के लिए बाइनरीज, वो सी है, सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप बात करते हो लो लेवल की। जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी ना, पाइथन होगी, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी ना, बिना इसके कंप्लीट नहीं हो पाएगी, सी के बनी ही नहीं होगी वो इसके। समझ रहे हो? अगर हम थोड़ा सा एक लेवल की बात करें ना, एक बहुत नीचे लेवल की, असेंबली तो नहीं, अब असेंबली की बात तो बिल्कुल अलग होगी, हेक्स कोड्स की बात तो बिल्कुल अलग होगी, बट उससे थोड़ा सा अगर ऊपर बात करें ना हम लोग, तो सी लैंग्वेज आती है हमारी। जो जिसने जब से वो आई है ना ये लैंग्वेज, तब से डेवलपर्स काफी खुश हैं आपके, उनको वो मूव वाले इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखने पड़ रहे हैं। और इसकी मदद से ही आपके विंडोज बनी है, लिनक्स बनी है, मैक बना है। जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला रहे हो ना, इसी की वजह से बन रहा है वो, सी की वजह से। शुरुआत इसी से हुई है, सी से आप, ठीक है। तो अगर आपका कोई प्रोग्राम है ना, मान के चलो, अच्छा आपका जो बायोस है ना, सबसे लो लेवल चीज क्या है, क्या लोड होता है? बायोस लोड होता है ना आपका कोड के टाइम पे। तो वो किसमें बना है ना, आपका सी में बना है। उसका जो कोड का भी आपको कोडिंग देखोगे ना किसी ओपन सोर्स बायोस की गिटहब पे, अगर समझ में नहीं आ रही बात तो कोई बात नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लो। बायोस की जो कोडिंग देखोगे ना आप, तो वो सी के अंदर ही दिखेगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ अभी से, छोटा सा। देखो, मैं एनविम यूज कर रहा हूँ, आप gedit यूज कर सकते हो, विम यूज कर सकते हो, या फिर VS कोड यूज कर सकते हो, जो आपका मन हो वो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, है ना। code.c करके एक मैं फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे void टाइप का एक फंक्शन बना लेता हूँ मेन, ठीक है। और इसके पैरेंथेसिस दे देता हूँ, जैसे आप पाइथन में पढ़ते हो ना, पाइथन में मैं कंपेयर कर सकता हूँ, चलो दोनों को साइड बाय साइड। एक काम करते हैं, टीमक्स पे कर लेते हैं इस काम को, अगर कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मैं, ठीक, code.c को खोल लेता हूँ और यहाँ पे भी खाली रखता हूँ, ठीक है। ठीक, यहाँ पे मैं void main लगा लेता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। बेसिक जो सबसे क्या बोलते हैं, जो एक लीस्ट चीज बनाने की जरूरत होती है, जो होती है ना आप लोगों को, सी के अंदर, सी के प्रोग्राम के अंदर, सी के कोड के अंदर, वो होता है एक फंक्शन जिसका नाम होता है मेन, ठीक है। आप सबसे पहले एक मेन फंक्शन बनाओगे, मतलब ये बनाना ही होता है, बिना मेन फंक्शन के नहीं चलेगा आपका कोड, ठीक है। जब आप अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो डायरेक्ट उसको, लाइब्रेरी की बात नहीं कर रहा मैं, अब अगर आप चीफ हो तो, अगर आपको मालूम हो तो लाइब्रेरी कैसे काम करते हैं, तो आप मेन फंक्शन आपको जरूरी है बनाना, ठीक है, किसी भी सी प्रोग्राम के लिए। तो आप पहले क्या करोगे, एक void टाइप का मेन फंक्शन बना लोगे, int टाइप का मेन फंक्शन बना लोगे, किसी भी टाइप का मेन फंक्शन बना लोगे, और वहां पे लिख दोगे RETORN 0। अगर मैंने void बनाया है तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है इसको, बट मैं लिख भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। इसको हटावे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज अपने को डिफाइन करनी होती है, जो भी चीज हम करना चाहते हैं, यानी 1+2 करना चाहते हैं या फिर 2 × 1 करना चाहते हैं, है ना, जो भी ऑपरेशन हम करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मान के चलो int a = 1, int b = 2। अब देखो, मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जाने वाला कि इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको चलो कोई बात नहीं, सुन लो। ये वेरिएबल है आपका, ये वेरी करता है, इसकी जगह मैं 10 भी कर सकता हूँ, है ना, 20 भी कर सकता हूँ, इसकी जगह भी कुछ भी कर सकता हूँ। इक्वल से पहले वाला होता है वेरिएबल, इक्वल के बाद वाला होता है आपकी वैल्यू, और ये जो है आपका, ये डेटा टाइप है। हम बता रहे हैं कि जो बी है, बी हमारा,
वो किस किस डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है। वो ऐसे 2.0 नहीं है, फ्लोट नहीं है, फ्लोट नंबर नहीं, इंटीजर वैल्यू है, तो हम ये बता रहे हैं इंट से। ठीक है, मैं इसको CHR भी कर सकता हूँ। इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि CHR पे भी काम कैसे करेगा और इंट पे काम कैसे करेगा। ठीक है, तो पहले सिंपली हम इसको इंट से ऐड करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक फंक्शन आता है आपका, पहले जरा सी का कोड कंप्लीट कर लूँ मैं एक बारी, है ना। उसके बाद यहाँ पे साइड में इस वाली विंडो में मैं पाइथन का भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप कंपैरिजन करोगे दोनों। मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखता हूँ, एक फंक्शन होता है आपका, और उसके अंदर लिखूंगा एक फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग अगर आप लोगों ने पढ़ी हो, ऐसी वाली फॉर्मेट स्ट्रिंग आप लोगों ने शायद ऐसी वाली पढ़ी होगी, ऐसी वाली, बट ऐसी वाली भी अगर आपने पढ़ी हो तो यहाँ पे ये डी करके फॉर्मेट स्ट्रिंग है शायद, हाँ शायद डी करके ही होती है। ए प्लस बी, यहाँ पे मैंने ए प्लस बी का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, और इस काम को मैं नए वेरिएबल में भी कर सकता था, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे सिंपली मैं सी दबा देता हूँ, सी लिख देता मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एक काम करते हैं, एक नई विंडो खोल लेते हैं नीचे टैम के अंदर, टीएन के अंदर, जहाँ पे मेरा कोड स्टोर्ड है। इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे जीसीसी नाम की एक चीज होती है आपकी। जब भी आप एक कोड लिखते हो सी का, तो उसको एक बाइनरी फॉर्मेट में, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपको एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, जो कि जीसीसी रहता है नॉर्मली। क्लैंग भी होता है और भी कंपाइलर्स होते हैं, बट हम लोग दो ही मेनली यूज करते हैं, और लिनक्स में तो जीसीसी ही रहता है ज्यादातर। अगर आप ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बना दियो तो क्लैंग चलता है। ठीक है, तो जीसीसी नाम का एक कंपाइलर रहता है यहाँ पे लिनक्स के अंदर। ये किसके लिए होता है? सी कोड कंपाइल करने के लिए। और एक रहता है आपका G++, किस लिए रहता है? C++ का कोड कंपाइल करने के लिए। C++ भी होती है ना आपकी, अगर आप जानते हो, पढ़ी हो तो आपने, तो उसके कोड को कंपाइल करने के लिए ये रहता है। ऐसे करके क्लैंग भी रहता है ना, और क्लैंग प्लस प्लस भी रहता है। कंपाइलर्स है, कंपाइलर्स क्या करते हैं? बाइनरी फॉर्मेट में चेंज करते हैं कोड को। जो मैंने यहाँ पे cat.code.c लिखा है ना, अगर मैं इसको कैट करूँ तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा है यहाँ पे, इसको अगर मैं कंपाइल करूँ तो मेरे को वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, मूव असेंबली वाले इंस्ट्रक्शंस, हेक्स कोड्स जो होते हैं, वो मेरे को इस जीसीसी से मिलेंगे कंपाइल करने पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड.c, बस इतना लिखूंगा ना। ये वार्निंग पे मत जाना, एरर नहीं आया कोई भी, यहाँ पे वार्निंग आया, मैं बता दूंगा क्यों आया है, क्योंकि हम लोगों ने लाइब्रेरी डिफाइन नहीं किया, और मैं बताऊंगा लाइब्रेरी क्या चीज होती है। कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, वार्निंग है, ये देखो वार्निंग वार्निंग। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट है कि ये आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी चाहिए। जीसीसी आजकल काफी ज्यादा कह सकते हो कि एडवांस हो गया है, तो वो बता देता है आपको। पहले तो नहीं बताता था इतना, बट अभी तो बता देता है कि आपके में ये मिसिंग है, हो सकता है कि आप ये फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे थे। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम लोग लिख देते प्रिंट एफ की जगह प्रिंट, क्योंकि पाइथन की आदत पड़ी हो रहती है, तो बताता है कि प्रिंट की जगह आप प्रिंट एफ यूज करना चाहिए आपको, बिकॉज प्रिंट नाम का कोई फंक्शन नहीं है सी के अंदर। इस तरह से अगर मैं यहाँ पे अब एलएस करूँ इस लाइन को रन करने के बाद, इस कंपाइलर वाली लाइन को रन करने के बाद, तो एलएस करूँ यहाँ पे, तो इसने मेरे को एक फाइल आउट करके दिया है, रिजल्ट में दिया है a.out, और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, कलर से मालूम चल रहा है। और इसको ls-la a.out करके देखते हैं, तो देखो एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है, इसको तीनों में है। ठीक है, तो इसको ./a.out करते हैं, तो देखो इसने क्या रिजल्ट दिया मेरे को यहाँ पे 3। इसने क्या रिजल्ट दिया मेरे को 3। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, अगर मैं इससे फाइल रन करूँ ./a.out, जो मैं तब से बताना चाह रहा आपको, है ना, पिछली बारी से, अगर मैं इस पे फाइल की कमांड रन करूँ किस पे, a.out पे, तो ये मेरे को क्या बताता है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एक बाइनरी फाइल है, यानी इसमें 1010 इंस्ट्रक्शंस होंगे। अगर मैं इसको कैट करने की कोशिश करूँ, वैसे मेरे को नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कैट करने की कोशिश करूँ, तो देखो कितना गंदा आउटपुट आएगा। ये देखो, देख रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा है यहाँ पे कि बीच में इसको कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स मिले हैं, वो एक खा गया पता नहीं कहाँ पे, है ना। तो वो सारी चीजें। अब इसका जरा पाइथन का कोड देख लेते हैं, जिससे ना आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसी चीज काम कर रही है इसके अंदर। तो एक मैं यहाँ पे code.py कर लेता हूँ। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। एक फंक्शन कैसे बनाते हो आप इसके अंदर, तो टैफ कीवर्ड होता है, और उसके बाद जिसको भी फंक्शन का नेम, जैसे मेन, है ना, इस तरह से पैरेंथेसिस लगाते हो।
अब यहाँ पे क्या है ना, आप इंडेंटेशन का यूज करते हो, ऐसे ऐसे आ जाता है आपका, ऐसे स्पेसिस टैब आ जाते हैं ना आपके, और जितनी भी जो भी कंटेंट लिखा जाएगा ना स्पेसिस टैब के अंदर, इस इंडेंट के अंदर, आइडेंटिफिकेशन के अंदर, तब आपका ये इस फंक्शन के अंदर रहेगा, ये इसका ब्लॉक बन जाएगा फंक्शन का। बट सी के अंदर क्या है ना, आप ये इंडेंटेशन हटा दो यहाँ से, ओके इंडेंटेशन हटा दो यहाँ से, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, तब भी काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका जो ब्लॉक है ना वो इससे डिफाइन होता है आपका, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो भी ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ठीक है, इससे डिफाइन होता है आपका। सिंपल सिंपल सी चीजें, अभी तो कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं करा रहा आपको। इंडेंटेशन ब्लॉक के अंदर आ गए हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं a=1। इंट तो होता नहीं है पाइथन के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा मेमोरी लेता है, एक वेरिएबल ना पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा मेमोरी लेता है, ठीक है। ये चीज मेमोरी पे डिपेंड करते हुए मैं बताऊंगा, ये जो चीज है ना ये चीज समझने की है जो मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। यहाँ पे a मैं 1 लिखूंगा, b=2 लिखूंगा, c=1, a+b लिख दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा प्रिंट इसको, और फॉर्म स्ट्रिंग की भी जरूरत नहीं है मेरे को, यहाँ पे क्या क्या लिख दूंगा मैं, सी रिजल्ट दे देगा। हाँ पाइथन 3 4.2 है, हाँ मेन फंक्शन रन भी करना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। अच्छा देखो, आप पहले थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे ना मेरे को मेन फंक्शन रन करना पड़ा, बट यहाँ पे नहीं करना पड़ा। क्या होता है, आप जब भी सी की बाइनरी क्रिएट करते हो, इस कोड की जब हम बाइनरी क्रिएट करेंगे और इसको डॉट स्लैश से रन करेंगे, तो मैंने डॉट स्लैश से a.out रन किया, तो मैंने जब डॉट स्लैश से a.out रन किया ना, तो सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है ना, आपको मेन फंक्शन देखा जाता है, एंट्री पॉइंट देखा जाता है कि एग्जीक्यूट क्या करना है बाइनरी के अंदर, बाइनरी के अंदर एग्जीक्यूट करना क्या है वो चीज देखी जाती है। तो वो आपको मेन फंक्शन रहता है हमेशा बाइनरी का, समझ गए। वैसे सच बताऊं तो लिव स्टार्ट मेन फंक्शन रहता है, बट फिर भी अभी के लिए आप ये समझ लो कि मेन फंक्शन रहता है, ठीक है। ये वाला फंक्शन सबसे पहले स्टार्ट होगा अभी के लिए। और पाइथन में हमने फंक्शन बना तो दिया, जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक वो चलेगा नहीं, बिकॉज ये क्योंकि इंटरप्रेटर कुछ इसी तरह से काम करता है, इंटरप्रेटर वाली जो लैंग्वेजेस होती है, कुछ डिफाइन तो कर दिया आपने, पर तब तक नहीं कॉल होगा जब तक आप कॉल करोगे नहीं उसको, ठीक है। यहाँ पे दे दिया 3, सिंपल, ठीक है। अब देखो तो समझने की चीज है, ये जो इंट है ना, छोटी छोटी चीज समझाऊंगा मैं आप लोगों को सी के अंदर से, और वो चीज ना बहुत बड़ी हो जाएंगी आगे जाकर के। ये जो इंट दिख रहा है ना यहाँ पे, इंट, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं आपके, ऐसे CHR भी होता है, CHAR होता है शायद, और आपका स्ट्रिंग नहीं होता है, ठीक है। कभी से याद रखना, सी के अंदर स्ट्रिंग नहीं होती है, कैरेक्टर एरे रहता है, सी के अंदर स्ट्रिंग कभी नहीं होती है। और आपका फ्लोट होता है, डबल होता है, और आपके और भी बहुत सारे होते हैं वैसे तो, पर ये आपके मेन होते हैं। स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, और चलो ठीक है इतने ले लेते हैं। जब आप लिखते हो ना इंट a=1, तो ये जो a जो यहाँ पे दिया गया है ना, इसका मशीन लेवल पे जाके आपकी रेम में जाके एक छोटा सा स्पेस दे दिया जाता है इसको, किसको, a को। a की जगह वहां पे कुछ और होगा नाम मशीन लेवल पे, बट वो जो a रहेगा ना आपका, उस a को एक इंट डाटा स्ट्रक्चर का स्टोरेज दे दिया जाएगा। मतलब हर एक डेटा टाइप, इंट हो चाहे कैर हो चाहे कुछ हो, अपना अपना ना एक स्पेस कंटेन करके रखता है। मतलब कि इसमें डिफाइंड है इतना 65535 शायद, इसकी वैल्यू शायद इतनी होती है अनसाइंड में। थोड़ा सा मेरे को बताना मुश्किल है अगर आपने सीओ नहीं पढ़ी हो तो, बट मैं कोशिश करता हूँ बताने की। देखो हर चीज ना नंबर है, कंप्यूटर्स के अंदर हर चीज नंबर है। मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं ना ABC, तो ये नंबर ही है इन दी एंड, ABC नहीं जा रहा है इन दी एंड, नंबर ही जा रहा है। इसको पाइथन को नंबर ही समझ में आ रहा है।
क्या समझ में आ रहा मालूम है? देखो मैन ASCII। अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ ये किस किस को आती है टेबल पढ़नी? मैन ASCII टेबल जो है पढ़नी किस किस को आती है? किसी को नहीं? ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा सिखाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो आप लिखोगे सिंपली कमांड में मैन ASCII, और इसमें आप ऐसे देखो, आप ABCD ढूंढो यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे। तो ए जो यहाँ पे कैरेक्टर दिख रहा है ना आपको, इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी, जो हम डेसिमल हम लोग तो यूज करते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो जो इसकी जो डेसिमल वैल्यू होगी वो होगी 65, ऐसा समझो। और जेड की ऐसे होगी कुछ 90, है ना? ये कैपिटल ABCD है। अब स्मॉल वाली की नीचे आ जाएगी यहाँ पे, इसकी 97 है, डेसिमल की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, 97 है स्मॉल ए की, और जेड की वैल्यू कुछ यहाँ पे 122 है। अब आपके कीबोर्ड पे सिर्फ ये कैरेक्टर्स थोड़ी ना है, और भी तो दुनिया भर के कैरेक्टर्स हैं आपके कीबोर्ड पे। @ है, हैशटैग है ना, $साइन है, और आपके में ये पाइप वाला सिंबल भी है ना, ब्रैकेट्स भी है। तो ये जितनी भी वैल्यूज है ना, इनकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब वो न्यूमेरिक वैल्यू चाहे आप 1010 में ले लो, ठीक है, चाहे आप डेसिमल में ले लो, चाहे आप हेक्स में ले लो, ये नंबरिंग सिस्टम्स होते हैं आपके। अगर हम पढ़ रहे हैं डेसिमल तो उसको चेंज किया जा सकता है हेक्स के अंदर। 64 को हेक्स के अंदर लिखेंगे 40, 65 को, जो 65 डेसिमल में है, उसको हेक्स के अंदर लिखेंगे 41। इसके लिए आपको शायद फंक्शन बता दिया गया होगा, नहीं बताया अभी तक पाइथन में। तो पाइथन का इंटरप्रेटर खोलो और उसके अंदर लिखो हेक्स 65 और 41 आता है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्स को किसी भी लैंग्वेज के अंदर, ऐसे 0x41। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा ना 0x41 विदाउट कोड्स, तो ये मेरे को 65 दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 41 आपको दिखाया हेक्स में आ गया और ये डेसिमल में आ गया। इसको ऑक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, इसमें बेस 8 होता है, डेसिमल हेक्स ही देख लो आप, है ना। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी आपकी कीज हैं, है ना, उन सब की कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी ही होगी। उसको आप कैसे देखोगे? मैन ASCII करके, मैन स्पेस ASCII इस टेबल के अंदर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह समझाता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा मैं क्या समझाता हूँ, ये टास्क ले लो आप अपने लिए, बहुत इजी टास्क है। करना क्या है ना आपको, यहाँ पे एक पाइथन की स्क्रिप्ट बनानी है, ठीक है। इसमें आपको रेंज देनी है x41 से, और क्या होता है क्या x122 7a, ओके। तो आपको देनी है 41 से हेक्स 7a तक, ठीक है। एक लूप लगाना है, उसमें रेंज देनी है इतने, यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों इंक्लूडेड है ना, दोनों। ये वाला साइन लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है उसी लूप के अंदर। सिंपल सा टास्क है, कोई ज्यादा बड़ा है स्क्रिप्ट है भी नहीं, 2 लाइन का काम है, आप समझ जाओगे। उसके बाद एक बार ये कर लोगे ना, उसका समझ जाओगे कि मैं करना क्या, आप करवाना क्या चाह रहा है आपसे। प्रिंट करना है एक एक कैरेक्टर जो भी है। अगर आपने आई वेरिएबल इनिशियलाइज किया तो आई, और उस आई के आसपास लगा देना एक फंक्शन CHR करके, CHR ही होता है ना, हाँ ठीक है, CHR फंक्शन लगा देना इस तरह से। कितनों को समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड, ठीक, ओके वापस से। देखो करना क्या है, एक पाइथन की स्क्रिप्ट बनानी है आप लोगों को, ठीक है। मैंने यहाँ पे हिंदी में एक लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। स्क्रिप्ट बनानी है एक आपको, और उसमें आपको एक पाइथन का लूप चलाना है रेंज फंक्शन का यूज करके। रेंज फंक्शन के अंदर जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो होगी हेक्स 41,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार मैं दिखा देता हूँ यार आपको। पाइथन 3 इसके अंदर मैं ऐसे लिखूँ ना, अगर हेक्स 41 तो डेसिमल में चेंज होकर 65 आ जाता है अपने आप। ठीक है, इस तरह से अगर आप लिखते हो बिना विदाउट कोड्स, है ना, हमेशा याद रखना। तो 65 आ जाएगा। 42 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा, इस तरह से। आप हेक्स में वैल्यूज दे सकते हो रेंज के अंदर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये स्टार्टिंग आपका वैल्यू है, ये एंडिंग वैल्यू है, और ये दोनों इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे +1 करना पड़ेगा रेंज के अंदर। ठीक है, 7A के अंदर। वो आप लोग देखना किस तरह से प्लस करोगे एक्स के अंदर, थोड़ा सा गूगल करके या फिर अपनी से जो भी आपने पढ़ा हो पहले। प्रिंट, उसके बाद उस लूप के अंदर ना एक छोटी सी लाइन लिखनी है आपको, प्रिंट CHR और आई मतलब वो वेरिएबल है जो आपने लूप के अंदर इनिशियलाइज किया है। आया? हार्दिक समझ में आया? ठीक, सैन से सायन बार। अच्छा आप कर रहे हो, हाँ अच्छी बात है, कर लो, साथ के साथ कर भी दो, अच्छी, ये तो और भी अच्छी चीज है अगर आप कर रहे हो तो साथ के साथ। बट नोट्स मत बनाना, बाकी और भी कुछ भी करो जो भी कर रहे हो। ठीक, तो दोनों की समझ में आ गए। बनानी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है इसका जल्दी से। ठीक, हाँ, मैं बता रहा था आपको कि जो इंट रहता है ना, इसका एक स्टोरेज साइज रहता है आपका, कि जो ए के अंदर जो वैल्यू रहेगी ना आपकी, वो 0 से लेके 65535 तक आ सकती है। पर ये केस तब रहता है, हो गया, हाँ, अभी बाद बाद में सेंड कर देना हर जगह। 0 से लेके 65535 तक रहती है आपकी वैल्यू इंट के अंदर। बट ये चीज ना डिपेंडेंट होती है कंपाइलर पे। कंपाइलर पे डिपेंड करती है ये चीज। ठीक है, अगर हम जीसीसी की बात करें तो हाँ ये चीज सही है। हो सकता है क्लैंग के अंदर कुछ अलग हो और दूसरे कंपाइलर के अंदर कुछ अलग हो। तो आपका CHAR रहता है कैरेक्टर, उसकी 0 से लेके 255 तक रहती है वैल्यू। ये भी कंपाइलर पे डिपेंड करती है, समझ रहे हो? ठीक है, ऐसे आपको फ्लोट भी रहता है, दुनिया भर की चीजें रहती है, उनकी वैल्यूज होती है। बट मजेदार बात ये है यहाँ पे कि अगर मैं इसको एक साइंड इंटीजर बनाऊं, मान के चलो मेरे को स्टोर करनी है वैल्यू माइनस में, यहाँ पे मैं माइनस में इसको स्टोर कर रहा हूँ, माइनस का 10। तो माइनस का 10 है, प्लस का 2 है, क्या रिजल्ट आना चाहिए? पहले एक बार इसको जीसीसी से कंपाइल कर लेते हैं, कोड.सी। ठीक है, अच्छा ये चीज कितनों को समझ में आ रही है? कोड.सी जीसीसी से कंपाइल कर रहा है, कोड.सी और डॉट स्लैश ए डॉट आउट, सेमीकोलन ए डॉट आउट, ये कितनों को समझ में आ रही है लाइन? देख लो। ठीक है, तो बात है, दोबारा समझो, और कोई दिन की नहीं आ रही वो समझ लो। ये ऐसा है कि सेमीकोलन जब लग जाता है ना आपके कमांड्स के बीच में, तो ये बताता है कि पहली वाली कमांड रन करी हो चाहे नहीं करी हो, तुम इसको रन कर दो। ठीक है, तो इस सिनेरियो में ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ पे एंड एंड लगा दूं। एंड एंड तब रन करेगा जब पहली वाली कमांड रन कर जाए एक बारी विदाउट एरर। ठीक है, तो इसमें मेरे को क्या दिखाया, -8। ठीक है, चलो ठीक है, चल गया, अच्छी बात है, चलो चल गया। अगर मैं यहाँ पे इसको अनसाइंड, ओके, अगर मैं इसको अनसाइंड लिख दूं और उसके बाद वापस से उसको कंपाइल करके चलाऊं, ये काम करना तो नहीं चाहिए था ये, बट कर गया है जैसे तैसे, शायद मेरे को, ओके, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब इसको बनाते हैं जरा अनसाइंड। अच्छा उसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगी शायद, तो मैं जरा देखता हूँ।
FNU, ओके। ठीक है, इसकी वैल्यू और ज्यादा बड़ी होती है क्या इंटीजर की? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शायद उन लोगों ने बढ़ा दी होगी। देखो नहीं बढ़ाई नहीं है, 65535 65535 नहीं, इतनी बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं, ये भी चलो गूगल कर ही लेता है, शायद बढ़ा दी होगी, जिससे वालों ने मालूम नहीं चलता है। अच्छा, इतना 4 बाइट्स का रहता है, 4 बाइट्स यानी 65535 भी होना चाहिए, और अनसाइंड रहेगा। अच्छा 65535 और 02, ओके ठीक है। तो जो 2 बाइट रहेगा उसके अंदर 65535 रहेगा, और जो 4 बाइट का रहेगा उसके अंदर ये वैल्यू रहेगी आपकी इतनी बड़ी। तो जरा मैं इसको टर्मिनल पे लेके आता हूँ, मैं समझाता हूँ अभी क्या हो रहा है। देखो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, जितना भी लिख रहा है, पता नहीं कितने लाखों में करोड़ों में जो भी लिख रहा है, इतने तक जीरो से लेके इतने तक वैल्यू जा सकती है इसकी सी की। ठीक है, मान के चलो अगर मैं यहाँ पे इसी वैल्यू को दे रहा हूँ, ठीक है, जरा एक एक बार लिखते हैं, 429 मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, गलत तो नहीं है, देख लेते वापस से एक बार। 429 ठीक है, और मैं इसको जरा प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। इसने कर दी, बट अगर मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, एक +1 कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे 5 है यहाँ पे, +1 कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको कंपेयर करता हूँ, तो ये देखो क्या दे रहा है, 0, जो कि नहीं देना चाहिए इसको, क्योंकि भाई हमने तो +1 किया उसके अंदर, तो यहाँ पे लास्ट में 96 आना चाहिए ना, बट ये आ क्या रहा है, 0। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैक्सिमम इतनी ही जा सकती है किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू, जब वो अनसाइंड हो। अनसाइंड का मतलब होता है कि वैल्यू माइनस में ना जाए। अगर हम अनसाइंड ना करें ना इसको, और इतनी बड़ी वैल्यू दे दें इसको, तो ऐसा हो जाता है कि बीच में जाकर के इसका हाफ करेंगे हम लोग। मैं जरा कर लेता हूँ, यहाँ पहले 6 कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं और इसका हाफ करते हैं, तो मेरे को ये वैल्यू आती है, ठीक है, 48। चलो इसको भी दिखाई देते हैं। अगर मैं यहाँ पे अनसाइंड ना करूँ, थोड़ी सी मैथ है, प्लीज झेल लेना ना, और 48 कर दूं यहाँ पे, और उसके बाद इसको रन करूं या नीचे, ठीक है, तो इसने दे दिया, प्रिंट कर दिया, अच्छी बात है। बट अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूं, तो देखते हैं क्या होता है। ये अभी भी काम कर गया है। अच्छा साइन लिखना पड़ेगा सर मेरे ख्याल से उसके लिए, अनसाइंड रहता है नहीं तो इंटीजर। सर वो प्रिंट में स्ट्रिंग देखो जो, हाँ वो अनसाइंड दिया मैंने, सॉरी। तो देखो अब क्या है ना, ये कुछ उल्टा हो गया है इसके साथ, मतलब 48 के बाद जब मैंने इसमें +1 किया, तो इसके साथ कुछ माइनस में वैल्यू चली, कुछ उल्टा हो गया, बिल्कुल रिवर्स में चलेगी वैल्यू, ऐसा कुछ है यहाँ पे सिनेरियो। इसको बोलते हैं डेटा टाइप्स की साइक्लिक प्रॉपर्टी। मैं ये चीज बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को, काम का हानि है ना, कोई मतलब ज्यादा मैथ नहीं लग रही है आप लोगों को कि इसका करेंगे क्या हम लोग, हैकिंग कर लेना हम लोगों को, इसमें क्या काम आएगा। देखो काम आएगा, और इतना काम आएगा नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते। बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के अंदर एक चीज आती है, एक टाइप का अटैक होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। वो चीज समझने के लिए ना, प्रॉपर अटैक समझने के लिए, वो सिनेरियो समझने के लिए ना, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, डेटा टाइप काम किस तरह से करता है, और ये फॉर्मेट स्ट्रिंग काम किस तरह से करती है, वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, तो अच्छे से सुन लो। अब मैंने यहाँ तक रखी वैल्यू, तो इसने ये प्रिंट करके दे देगा मेरे को, वापस से दिखाया था एक बारी, यहाँ से हटा करके इस वन को, यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको, नीचे वापस से कंपाइल करता हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना स्लैश एन देता हूँ, इससे ना एक न्यू लाइन आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको इंक्लूड कर ही देता हूँ इस लाइब्रेरी को मैं, जो ये बोल रहा है यहाँ पे, ऐसे बोल रहा है मेरे से कि इंक्लूड stdio.h
ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो शायद वार्निंग ना आएगी। ठीक है, आउटपुट आ रहा था तब से देखो। अच्छा सॉरी, हाफ वैल्यू का आएगा। इसको 4 7 करते हैं और देखो ये जो वैल्यू रहेगी ना आपकी, जो हाफ निकली है उससे एक कम, वो जो वैल्यू रहेगी वहां तक आपका पॉजिटिव रहेगा अगर साइंड इंटीजर है तो आपका। ठीक है, और अगर इसमें +1 कर दो आप तो देखो कि वो एक तो वार्निंग का इंटीजर ओवरफ्लो की, और हाँ देगा ये ऑब्वियस बात है क्योंकि साइंड है, बट वार्निंग को हम लोग इग्नोर करते हैं। बट यहाँ पे आ क्या रहा है ना कि माइनस के जितना भी है एंड में 48। ठीक है, बट माइनस का एंड में 48 बट माइनस का, समझ रहे हो। अगर मैं इसको मान के चलो मेरे को इसको 0 करना है, क्योंकि ना साइक्लिक प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं ना तो कुछ इस तरह से चलता है साइकिल। 0 यहाँ पे मान के चलो। ओके, मेरे को यहाँ पे ग्राफ में दिखाता हूँ एक बारी। देखो अच्छा, ये वाला कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है। देखो जैसे यहाँ पे इसने कैर डेटा टाइप ले लिया है CHR, बट मेरे में इंटीजर है तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये देखो यहाँ से हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मान के चलो ए की वैल्यू 0 है, 0 1 रखी, फिर 2 रखी, 7 रखी, ऐसे करते करते ना हम लोग 128 तक पहुंच गए। 128 तक पहुंच गए। वैसे 127 तक मैक्स होनी चाहिए, हाँ 127 यहाँ पे माइनस है, सॉरी दिख नहीं रहा था मेरे को। 127 तक पहुंच गए। 0 से लेके 127 तक कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 128 ना, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है ना वहां पे। तो मैक्स आप 128 वैल्यूज पॉजिटिव रख सकते हो कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, ये इस डेटा टाइप के अंदर 0 से लेके 127 तक आप मैक्स वैल्यूज पॉजिटिव रख सकते हो। उसके बाद जब आप +1 करते जाओगे ना तो एक माइनस में आता जाएगा आपका ये जो है रिजल्ट जो है माइनस में आता जाएगा, वो माइनस में भी घटता जाएगा। एक बार एक पहले बढ़ेगा, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे रहेगा इसका माइनस में 128 पे, और उसके बाद ही घटता जाएगा। माइनस का 128, 127, 126, 121, ऐसे 4 3 माइनस का 1 4 3 2 1 और फिर वापस से 0। सेम चीज है, बट हमने ना INT लिया है और इसका जो रेंज है ना, इसका जो सर्कल बनाया है थोड़ा बड़ा बनाया है INT के केस में। ठीक है, कहाँ मर गया। ओके देखो, अब ना हम इसको 0 करना चाह रहे हैं, हम इसको 0 करना चाह रहे हैं, तो हम कितना और चलना पड़ेगा यहाँ पे। अब अच्छा ये लोग आप ये चीज आप बताओ कि 127 ये 47 एंड में आ रहा है, यहाँ पे ये मैक्स है, नंबर जो भी है यहाँ पे मैक्स है। इसमें ऐसे कितना प्लस करूं कि 0 हो जाए। रुको ऐड निकाल लेता हूं। ही देखते हैं, चलो करके। और कोई? ठीक है, तो अपने को साइकिल पूरी करनी है। ठीक है, साइकिल पूरी करनी है -1 से लेकर के -128 तक। कितने हुए हैं आपके नंबर्स हैं? 128 है ना, -1 से 128 तक। सॉरी इसमें कैसे दूं, हाँ चलो ऐसे -128 कितने आपके नंबर्स हैं इसके अंदर? 128 है ना। वो जो साइकिल हो रही थी यहाँ पे, कहाँ गया ये जो साइकिल हो रही थी यहाँ पे, 0 यहाँ से पॉजिटिव वाला तो 0 से चालू हो रहा था, 0 से लेके 127 तक। तो यहाँ पे 0 इंक्लूडेड थी, तो यहाँ पे 128 वो बैठ रहे थे आपके नंबर्स। बट यहाँ पे -1 है ना, -1 से लेकर के 128 -128 तब जाकर के 128 वो होंगे ना हाईएस्ट आपके, बराबर होंगे ना माइनस वाले और पॉजिटिव वाले, साइंड और अनसाइंड। इसको साइंड और अनसाइंड बोलते हैं, बट आपके मन में जो आ रहा है वो बोल लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अपने को बस समझना है कि किस तरह से काम कर रहा है डेटा और फॉर्मेट हिस्ट्री। ठीक है, तो सर ने बताया कि ना इसमें उतना ही प्लस कर दो, तो मैं जरा वही करता हूँ इसमें, इसको प्लस कर देता हूँ, देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। -2 कोई जरा बता सकता है ये ऐसा क्यों आया? 2 ओके रुको जरा मेरे को कैलकुलेट करने दो।
0 से लेके एक आप लोग चढ़ा देते ना, मेरे को मेरी विश्वास कर लेता हूँ आप लोगों की बात पे। 94 जो इंटीजर की वैल्यू थी मैक्स नहीं लिखी थी क्या मैंने? ठीक है, 4 डिजिट का मत रखो। 4 बाइट्स ना, 4 बाइट्स यानी 4 बाइट्स यानी 255 into 255 ये आना चाहिए आपका। मेरे को मालूम मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूँ इसको, बट समझ लो शायद ये नहीं होगा। रुको इंट डेटा टाइप स्टोरेज साइज सी। साइन का तो सर 32,700 कुछ होता है ना? नहीं, इसमें 21 का, और वैसे भी कंपाइलर डिपेंडेंट होता है, और हमारे लिए यही है ये वाला जो है, अभी हमने जस्ट अभी वेरीफाई किया है। वैसे मेरे को कैरेक्टर से कराना चाहिए था, तो बड़ी वैल्यू नहीं लेनी चाहिए थी, मेरे को बोला भी नहीं जा रहा है नंबर। ठीक है, आपका मैक्स रहता है, आपका मैक्स रहता है। यहाँ से अगर मैं हटाऊं, ठीक है, और इसको 2 into 2 करूं तो 4 आ जाएगा, 294। इसमें अगर मैं +2 करूं, बिकॉज मेरे को -1 पे जाना, -1 से हटना है और 0 पे लाना है, तो 0। हाँ अच्छा, ये तो बात वही है ना, -2 आ रहा था तो +2 कर दिया, बट फिर भी हम लोगों ने वेरीफाई करके। ठीक है, देखो कुछ ऐसा हो रहा है, साइकिल ऐसे चल रहा है। वैसे तो मैंने बड़ा एग्जांपल ले लिया है थोड़ा सा, सच में मेरे को कैरेक्टर से लेना चाहिए था, बट देखो कुछ ऐसा है कि ये आपकी मैक्स वैल्यू है, ये आपकी मैक्स वैल्यू पहली वाली। इसका जब हाफ करते हैं ना हम लोग, तो 0 से लेके, मैं समझाता हूँ, 0 से लेके ये आपका यहां तक चलता है मैक्स वैल्यू तक। तो इसमें कितनी वैल्यूज हो जाएंगी आपकी? कितनी वैल्यूज हो जाएंगी ना, +1, बिकॉज 0 इंक्लूडेड है ना इसके अंदर, अनसाइंड की जब हम बात कर रहे हैं, है ना। इसका हाफ करते हैं तो ये आता है आपका, ठीक है। और ये अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो एक वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी, जो कि माइनस की आ जाएगी, हाईएस्ट, जो कि माइनस की बन जाएगी खुद। माइनस का जो भी नंबर है एंड में 48, देखो, ठीक है। अगर हम मान के चलो माइनस करते चल रहे हैं, माइनस करते चल रहे हैं इसमें से, सॉरी प्लस करते चल रहे हैं, बढ़ाते चल रहे हैं ना, क्योंकि साइकिल हम इस तरह से चलाते हैं ना, इस तरह से, तो +1 करके चल रहे हैं, घटता जाएगा घटता जाएगा, 2 कर देंगे यहाँ पे, घटता जाएगा। ऐसे ही करते करते ना, हमने मान के चलो अब अभी कर रहे हैं हम लोग, कितना नंबर है इसमें, बेस दे देता हूँ उसका मैं, n ना, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही बेस देख के देखते हैं इसमें ना, ये सही आ रहा है, ठीक है। तो एक वैल्यू कम हुई यहाँ से और इतना चला गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब मान के चलो मेरे को पूरा ही कम कर देना है, और कम करना है, तो 10 है ना यहाँ पे, 48 की जगह यहाँ पे 0 कर देते हैं, 0 कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं, बस यहाँ पे 8 की जगह मैंने 0 कर दिया है, तो 8 का डिफरेंस, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे प्लस करते करते चलते हैं, कितना, +8, ठीक है, सिंपल। ठीक है, मेरे को मालूम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया हुआ है, बट
कुछ इसी तरह से काम करता है आपका रीड टाइम। और ज़्यादा आपको तब समझ में आएगा ये जब आप इसके साथ खेलोगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इतने बड़े के साथ ना खेलो, क्योंकि हमारी जो लिनक्स कंपाइलर है जीसीसी, उसके अंदर इसकी वैल्यू ज़्यादा ही बड़ी रहती है। आप अगर आपको खेलना है ना तो आप इस डेटा टाइप के साथ खेलना, CHAR के साथ। CHAR का बनाना आप कोई भी, इनको मालूम है, उनको तो जरूरत है नहीं, 1 करके ऐसे कुछ बनाना, साइंड और अनसाइंड दोनों बनाना, और लूप लगाना है इसके अंदर। अच्छा चलो लूप भी बता ही देता हूँ आप लोगों को इसके अंदर किस तरह से लगाओगे, क्योंकि देखो लूप के साथ जब तक नहीं खेलोगे ना तब तक किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मजा नहीं आएगा आप लोगों को। तो आप फॉर का लूप बता देता हूँ मैं आपको इसमें। अच्छा फॉर का बताऊँ, वाइल का बताऊँ। फॉर का थोड़ा सा सिंटेक्स अलग होता है, सी के अंदर जिन्होंने नहीं पढ़ी है बता दूं। और जो डू वाइल, हाँ डू वाइल का भी वही है, सेम ही रहता है, बट थोड़ा सा अलग हो जाता है वाइल से। डू आ जाता है ना उसमें, डू का वो लग जाता है ब्लॉक। बट अभी फॉर और वाइल में से सीख लो, बिकॉज वो थोड़े ज्यादा बेसिक है और वो काम को ही आने अभी तो। फॉर चलो कोई नहीं, चलो पहले फॉर देख लेते हैं, अगर नहीं आया समझ तो वाइल भी देख लेना। देख रहे हो मैं क्या बोल के रहा हूँ आप लोगों से, अगर समझ में नहीं आया ना आप लोगों के तो आप वाइल भी देख लेना। और इंट i इक्वल्स टू 0, ये क्या किया मैंने यहाँ पे, एक डेटा टाइप इंट का i वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने 0 इनिशियलाइज कर दी। इस फॉर के अंदर फॉर लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके अंदर ये चीज इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 सेमीकोलन लगाते हैं उसी पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। फिर लिखते हैं कि i जो है कब तक जब एक कंडीशन लिखते हैं कि जब तक छोटा हो, कब तक छोटा हो, है ना, वो वाली कंडीशन लिखते हैं कि कब तक रन करे। ये जो लूप है, फॉर लूप है आपका, वो कंडीशन लिखते हैं। मान के चलो मैं रन करना चाह रहा हूँ 10 तक, 10 से जब तक छोटा है, या फिर 10 तक, लेस देन इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए होंगे, उसके अंदर बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं i प्लस प्लस। इसका क्या मतलब होता है कि i को इंक्रीमेंट करते जाओ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू i प्लस, इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जैसे फॉर का वो होता है ना पाइथन के अंदर, ऐसे फॉर लगाते हैं, फॉर i इन रेंज, क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, फॉर i इन रेंज, और यहाँ पे लिखते हैं 0 से लेके 255 ऐसे कुछ लिखते हैं, और उसका सेमीकोलन लगाते हैं आप। उसके बाद ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं ना, ऐसे एक स्पेसेस टैब देते हैं, यहाँ पे वही सेम चीजें ब्लॉक हम देते हैं उसकी जगह, है ना। वो यहाँ से चालू कर दो आप चाहे, है ना, यहीं से चालू कर दो ऊपर से, या फिर उसको नीचे ले आओ आप, ऐसे नीचे लेके आओ, कोई आपकी चॉइस है। वो दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, इसी पार्टी में, तो ऊपर चालू करो तो नीचे से चालू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्लॉक के टाइम पे। बट आइडेंटिफिकेशन कुछ ऐसा होता है कि ना आपको उसी ब्लॉक उसी के उसमें लिखना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया ऊपर और नीचे कम स्पेस दे दिया, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर लूप लगाया, फॉर लिखा कीवर्ड, उसके अंदर एक पैरेंथेसिस बनाया मैंने यहाँ पे, और उसके अंदर सबसे पहले क्या चीज लिखी कि वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूं मैं, क्या कर दूं, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दूं। उस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मैंने i की वैल्यू कर दी 0, ठीक है। 0 से चालू होगा और कब तक चलेगा, जब तक i छोटा है 10 से। ये कंडीशन लिखता हूँ नेक्स्ट में, सेमीकोलन लगाने के बाद, इनिशियलाइजेशन करने के बाद, और उसके बाद वापस से सेमीकोलन लगा के मैं क्या लिखता हूँ, i इक्वल्स टू i प्लस 1, i इक्वल्स टू i प्लस 1, यानी एक एक करके इंक्रीमेंट करता जाए। 0 को पहले 1 करे, फिर 1 के बाद फिर 2 करे, फिर 3 करे, ऐसे करता जाए, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट f की मदद से। अच्छा एक और होता है आपका यहाँ पे पुट्स, है ना, वो भी आप यूज कर सकते हो अगर ये काम कर जाए तो। अच्छा आई पे नहीं काम करता है, इंटीजर पे काम नहीं करता है ये, कैरेक्टर के लिए काम करेगा। अच्छा कैरेक्टर के लिए काम करता है क्या, कोई बात नहीं, तो बस पे चलो कोई नहीं, छोड़ो, तो प्रिंट एफ लिख लेते हैं। अच्छा अब जैसे मेरे को नहीं आ रहा है कि ना पुट्स कैसे काम करता है, क्या काम करता है, तो क्या है ना, मैन करके आप ऐसे देख सकते हो पुट्स को अपने लिनक्स सिस्टम के अंदर ही, लिनक्स प्रोग्रामिंग मैनुअल, है ना। पुट्स की सिस्कॉल, ये इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शंस, सिस्कॉल्स बोल रहा था। सिस्कॉल्स रीड और राइट थोड़ी और लो लेवल की चली जाती है, बट अभी इनको बोलेंगे फंक्शन हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एफ पुट इसी की फैमिली में, पुट्स की फैमिली में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनके बारे में भी बताता है। और ये किसके अंदर रहता है आपका, इसके अंदर रहता है, इस लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे। और ये बता रहा है कि किस टाइप का इसको वो चाहिए,
पुट कैरेक्टर इंट चाहिए, पुट्स को कैरेक्टर चाहिए, मतलब स्ट्रिंग चाहिए बेसिकली, कैरेक्टर स्ट्रिंग चाहिए है ना, बाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए पुट्स को, जो सर ने बताया अभी। और भी नीचे में पढ़ सकता हूँ इसके बारे में। प्रिंट एफ का भी सेम है, ऐसे मैन प्रिंट एफ, ठीक है। फॉर्मेट ये लिख रहा है नेम फॉर्मेट एंड प्रिंट डेटा है ना। यहाँ पे बता रहा है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग भी शायद ये बताया नीचे, देखो कि कौन सी फॉर्मेट स्ट्रिंग रहती है आपके पास इसके अंदर, ये इतना नहीं बताया गया, चलो कोई बात नहीं, शायद दूसरा पेज नहीं है इसके अंदर, तो भी है इसके अंदर आप पढ़ सकते हो इस तरह से, ठीक है। वैसे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप गूगल से पढ़ो, यहाँ से तो शायद ही आएगा, अभी बिगिनिंग स्टेज में तो शायद ही आएगा आपके समझ में, बट कभी कभार क्या है ना, आप बहुत गंदा वाला प्रोग्राम बना रहे होते हो ना, जैसे सॉकेट टेबल वाला, मान के चलो सॉकेट पर काम कर रहे हो, वो भी सी के अंदर आप, ठीक है। तो आप देखोगे कि बाइंड क्या करता है ना, तो बाइंड इसके अंदर सी के अंदर, तो आपको ये लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, इसके अंदर ये बता रहा है ना। और ये बाइंड नाम का फंक्शन इस तरह से क्या लेगा, इंटीजर लेगा, सॉकेट एफडी लेगा, मैंने बताया था ना सॉकेट एफडी क्या होता है, फाइल डिस्क्रिप्टर, सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर ना। और सॉकेट एड्रेस लेगा, सॉकेट एड्रेस टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का डेटा लेगा, ये ऐसी चीजें बता रहा है आपको, यहाँ पढ़ सकते हो नीचे, बट अभी तो जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंट एफ कर दूंगा, वैसे ऐसे करने पे भी चल जाएगा पता है क्या, बट मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अच्छा ऐसे करने पे भी नहीं चलेगा क्या, चलो कोई बात नहीं, PRINTF चल तो जाना चाहिए, अच्छा वो भी स्ट्रिंग पे ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ अभी आपको, मैंने किया क्या था यहाँ पे, इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा दो वेरिएबल एक ही नाम से कर दिए मैंने, ओके कोई नहीं, इनको हटाई देते हैं, काम नहीं अभी, और यहाँ पे एक न्यू लाइन दे देते हैं, इन द एंड प्रिंट एफ, सेमीकोलन, हमेशा याद रखना एंड ऑफ स्टेटमेंट क्या आता है, सेमीकोलन सी के अंदर, पाइथन की तरह मत खेलना इसके साथ, ठीक है। इसने क्या दे दिया मेरे को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10, ये 10 है, लास्ट में दो डिजिट्स, परसेंट डी के आगे लगा दो स्लैश, हाँ वो भी कर देना चाहिए था मेरे को, थोड़ा सा मैं ऐसी प्रोग्रामिंग करता हूँ यार, माफ कर देना मेरे को बस बताने के लिए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से इसने कुछ मेरे को आउटपुट दे दिया। कंडीशन यहाँ पे हमेशा याद रखना कि सबसे पहले कंडीशन इनिशियलाइज होगी, उसके बाद ये आपका कंडीशन लगेगी कब तक चलना, कब तक है लूप को, है ना, वो वाली चीज यहाँ पे आप अपनी तरह से लगाओगे कि जब तक इक्वल्स उसके ना हो जाए और वो ना हो जाए, है ना, वो सारी चीज। चलो एक बार टास्क लिख लो, उसी टास्क में आपको क्या करना है ना, ये जो सेम चीज है ना आपको इसी के अंदर भी करनी है, सी के अंदर सेम चीज है, और ये जो CHR वाला फंक्शन है ना, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको गूगल करना है कि इसका अल्टरनेट क्या रहता है इसके अंदर, आप सी के अंदर किस तरह से करते हो, पहले पाइथन की स्क्रिप्ट बनाना है ना आप, तब उसके बाद समझ में आएगा कि हो क्या रहा है वहाँ पे, CHR फंक्शन की मदद से हो क्या रहा है उधर, है ना। उसके बाद जब सी में आप करो ना, तो आप देखना कि यहाँ पे किस तरह से करेंगे इस काम को, ना। ये आपके लिए टास्क है, दो छोटे छोटे से टास्क हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है, मैं दे भी नहीं रहा बड़े अभी, 1 घंटा हो गया क्या, चलो नेटवर्क पे आया था थोड़ा सा, बेचारी वो पहले बेस खा जाता था, अभी ये सी खा जाएगी आपके नेटवर्किंग को। अच्छा हाँ, एक चीज रहेगी कि मैंने जो लिखा था यहाँ पे प्रिंट एफ में, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे आई दे दिया था ना, ये क्या चीज थी, इस अटैक वेक्टर की मैं बात कर रहा था ना, इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग की जो मैं बात कर रहा था ना, ये अटैक वेक्टर रहता है आपका बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, ये वही अटैक वेक्टर है। जब डेवलपर जो है सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कुछ वो दे दिया है ना उसने कि डायरेक्ट जो यूजर कंट्रोलेबल वेरिएबल, जैसे मान के चलो आप CHR लिखते हो यहाँ पे, इस लूप को मैं हटाता हूँ बस,
इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, लिखता हूँ CHR S30। तो जिसकी भी चीज़ समझ में आई कि मैंने 30 कैरेक्टर बाइट का वो, मतलब बेसिकली मैंने 30 लेंथ 30 का मैंने बफर क्रिएट कर दिया है कैरेक्टर का, डेटा टाइप का, यानी इसमें लेंथ 30 की स्ट्रिंग आ सकती है। ऐसे मिल, तो प्रिंट एफ के अंदर जब मैं लिखूंगा ना क्या बोलते हैं एस, और ये एस जो है कंट्रोल कर रहा है, मतलब कंट्रोलेबल है यूजर के द्वारा। कैसे कंट्रोलेबल है? स्कैनएफ से, SCAN। स्कैनएफ नाम का एक फंक्शन है, मतलब जब यूजर से इनपुट आ रहा है जिसका, है ना, तो उस पर आप कंट्रोल कर पा रहे हो। यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग 30S, 30 मतलब 30 वर्ड्स ही लेगा वो, और यहाँ पे मैं एस दे देता हूँ, इसका एड्रेस, सॉरी, अच्छा एड्रेस ही जाता है वैसे, शायद हाँ, तो काफी टाइम हो गया सी के अंदर प्रोग्राम करे हुए। तो इसको जब मैं कंपाइल करता हूँ तो ये देखो मेरे से यहाँ पे एक हैंग कर जाता है, इसका मतलब कुछ इनपुट मांग रहा है शायद मेरे से, तो मैं किंग पिन देता हूँ, तो इसने मेरे को किंग पिन रिटर्न करके दे दिया। बट थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा क्या चीज होती है। तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग दे देता हूँ, जैसे परसेंटाइल की एक फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है आपकी, तो यहाँ पे देखो कुछ वैल्यूज दे दी इसको, 0 है, nil, ऐसा कुछ वैल्यूज दे दी। तो ये जो चीज है आपकी अटैक वेक्टर है, इससे मेमोरी लीक होती है। और अच्छी चीज बताऊँ आपको कि ऐसा ही कुछ अटैक था, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने, हार्ड रीड करके, ऐसा ही कुछ अटैक था मेमोरी लीक से रिलेटेड हो। सुना है नहीं सुना है? ये तो अटैक सुना ही होगा सभी ना, मतलब समझ में नहीं आता होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ा अटैक है वो, बट सुना सभी ने होगा। ठीक, तो इसी पे बेस्ड है आपका, ठीक है, मेमोरी लीकिंग पे। अच्छा ना, प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं यार, अगर हो जाए तो। अच्छा, कितनी प्रोटोकॉल्स के बारे, अच्छा मैं नाम लूंगा, है ना, तो आप बताना। HTTP के बारे में हर कोई जानता है, ठीक है, जो कि TCP बेस्ड है। TCP वालों के बारे में बात कर रहे हैं पहले हम लोग। HTTP हर कोई जानता है कि क्या होती है, पोर्ट 80 पे रन करती है वेबसाइट। ये जो चल रहा है ना आपका, हमारी रिकॉर्डिंग जिस पे चल रही है, जो मीटिंग चल रही है, HTTP पे काम कर रही है, ठीक है। वैसे और भी प्रोटोकॉल्स लग रही हैं यहाँ पे, शायद मेरे ख्याल से गूगल मीट ने तो वेब असेंबली भी शायद इम्प्लीमेंट कर दिया है इसके अंदर, मेरे को मालूम नहीं ज़्यादा, पर चलो छोड़ो उसके बारे में। HTTP, SSH के बारे में हर कोई जानता होगा कि किसी सिस्टम का अगर सेल एक्सेस चाहिए होता है तो SSH होता है। अगर SSH जानता है और थोड़ा पुराना इंसान है वो, तो टेलनेट भी जानता होगा। टेलनेट क्या होती है? सेम चीज होती है, SSH और टेलनेट सेम चीज है, बट टेलनेट क्या है ना, अनइनक्रिप्टेड रहता है, SSH इनक्रिप्टेड रहता है, और SSH तो कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी देता है, और SSH में ज्यादा फीचर्स है टेलनेट से। बट कुछ सिस्को के ऐसे डिवाइसेस आते हैं आपके, वैसे मेरे पास है यहाँ पे इस टाइम पे, अगर आपको मालूम हो तो देखो, मैं जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ iPhone से, मेरे पास एक Ethernet केबल है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इससे मैं कनेक्टेड हूँ, और इसने मेरे को IP प्रोवाइड करी है। इस रेंज में ना एक IP है, एक स्विच की, पता नहीं कोई सा डिवाइस है वो, सिस्को का, ठीक है, देखो, ठीक है, इसको पिंग कर रहा हूँ, ये एग्जिस्ट करता है डिवाइस। अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। और TTL वैल्यूज बताता है अपने को, हैकिंग अगर है, TTL वैल्यू वैसे बहुत कुछ चीज होती है, बट हैकिंग की अगर उसमें देखें ना, पर्सपेक्टिव से देखें हम लोग TTL वैल्यू को, तो 64 जो है यहाँ पे लिनक्स के लिए आ रहा है। अगर मैं किसी डिवाइस को पिंग कर रहा होता है ना, जिसका जो विंडोज है, तो उसका वैल्यू देखना क्या आएगा। मेरे पास एक विंडोज लैपटॉप रखा है पे मेरे सामने, उसका IP क्या आएगा, 192.168.2.247। ओके, ये नहीं होना चाहिए यार, हाँ 12.190, ओके, 196.168.12.190 एक विंडोज सिस्टम है मेरा, तो इसका देखो TTL क्या आ रहा है, 128, ठीक है। अब ना विंडोज के अंदर तो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि विंडोज के ज्यादा एक्सपर्ट हूँ नहीं मैं, ऐसे कर सकते हो आप विंडोज के अंदर, जब लिनक्स के अंदर कर सकते हो। ये जो TTL की वैल्यू है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर कोई अटैकर आपके सिस्टम को पिंग करके ये पता करना चाह रहा है कि आपका OS कौन सा है, OS डिटेक्शन अगर वो करना चाह रहा है आपके सिस्टम का, तो आप ना उसका काट सकते हो अच्छा खासा, ऐसे समझो। आप दिखा सकते हो कि आप विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हो, आप अपनी TTL की वैल्यू 128 से चेंज कर दोगे, कि जो भी मेरे को पिंग करे ना, उसको 64 TTL वैल्यू मत दो, 128 तो ऐसे, ठीक है। बट मैं इसकी बात कर रहा था, इस रेंज के अंदर, इस IP की रेंज के अंदर, मैंने IP समझा चुका हूँ आप लोगों को, रेंज भी समझा चुका हूँ। इस IP की रेंज के अंदर
एक आईपी एग्जिस्ट करती है 86.4 है शायद, हाँ 86.4। इस आईपी पे जब हम स्कैन करते हैं ना, एनमैप से स्कैन कर लो चाहे, और एक पर्टिकुलर पोर्ट को कर लेते हैं, और टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 23 जहाँ तक मेरे को याद है, और हाइफन बी लगा देते हैं फिर बस आउटपुट, यानी जल्दी से आउटपुट देते हैं अपने को, जो भी है। तो ये बताता है कि हाँ ओपन है इस पे, और इस सिस्को का वो है सिस्टम एक बता रहा है। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मैक एड्रेस से कैसे पता कर लेते हैं कि सिस्को का सिस्टम है। शायद होता होगा उनका कोई स्टैंडर्ड कि मैक एड्रेस के आगे पीछे ये आना चाहिए सिस्को के डिवाइस, बट फिर भी ये चीज़ मैं ट्राई करना चाहूँगा मैक चेंजर से। मैं इस मैक एड्रेस को शायद लेना चाहूँगा अपने सिस्टम पे। उसके बाद अपने सिस्टम को अगर मैं पिंग करने की मतलब ऐसे स्कैन करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं वो मेरे सिस्टम को सिस्को सिस्टम से दिखाएगा? नो आइडिया। अच्छा ये भी टास्क में दे दूँ आपको। चलो ये जो मैक एड्रेस दिख रहा है ना आपको, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर दे रहा मैसेज के अंदर, इसको कॉपी कर लेना आप लोग और टास्क में लिख लो। मेरे को किसी को नहीं मालूम यहाँ पे कैसे काम करता है, ठीक है? तो मैं हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं और ऐसे सीखते हैं। क्या था टास्क? टास्क 2, टास्क 1, टास्क 3। सॉरी यार, आज एक तो तुम्हारा पढ़ने का बोर्ड भी नहीं होगा, ऊपर से मैं टास्क पे टास्क दिए जा रहा हूँ, माफ कर दे रहा हूँ। सेम चीज नहीं, मैक एड्रेस, ये जो मैक एड्रेस है इसको अपने सिस्टम पे लगा लो, है ना, लिनक्स सिस्टम पे, और उसके बाद एनमैप से स्कैन करो अपने सिस्टम को। तो वो कुछ ऐसा रिजल्ट दिखाता है क्या आपको? करने को ये काम मैं भी कर सकता हूँ अभी जस्ट 2 मिनट में, बट रहने देते हैं, आप लोग करना। आप लोग पता करोगे किस तरह से चेंज किया जाता है सिस्टम का मैक एड्रेस, है ना? वैसे पढ़ लिया होगा जहाँ तक आप लोगों ने। और उसको एनमैप से स्कैन करना तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इतना तो पता नहीं वाला आपको एनमैप से कैसे स्कैन करते हैं। ठीक है, ये मैक एड्रेस मैं आपको उसमें भी ड्रॉप कर दिया और एनमैप से स्कैन करना है इसको जरा। अब आ गया, ओके। नमन, सी प्रोग्राम को कंपाइलेशन के बाद असेंबली में इंस्ट्रक्शंस में आउटपुट चेक करने हो तो वो चीज, चलो ठीक है, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा समझने की जरूरत नहीं अभी के लिए, क्योंकि वो टॉपिक आगे का है। बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं आपके ना, डिबगिंग टूल्स होते हैं, जीडीबी करके होता है, और सच बताऊं तो चल भी रहा है शायद मेरे किधर यहाँ पे पीछे देखो। एक बाइनरी में यहाँ पे लोड कर लेता हूँ कैसे भी, और उसके बाद कुछ इस तरह से आउटपुट मेरे को दिखता है जीयूआई के अंदर। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ओवीजी डंप नाम का एक टूल है, इसका असेंबली फ्लेवर हम कर देते हैं INTL, और हाइफन हाइफन डिस्क इसको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उसने बस क्वेश्चन पूछा है नमन ने, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में दे दे रहा हूँ। असेंबल ऑल, और उसके बाद a.out। तो देखो ये जो जितने भी सेक्शंस दिख रहे हैं ना, बाइनरी के अंदर सेक्शंस होते हैं, वो बताऊंगा अभी। ये जितनी भी चीज दिख रही है ना आपको, REX, RBX, RXB, जॉर, जॉर का इंस्ट्रक्शन है ना, आईमल का इंस्ट्रक्शन, सब का इंस्ट्रक्शन, ऐड का इंस्ट्रक्शन है, जंप दी जा रही है, ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, असेंबली। और ये जो दिख रहा है ना आपको 011, ये हैक्स में लिखा हुआ है, और यही चीज जाती है आपके सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए। ये 011P, ये चीज जाती है आपकी एग्जीक्यूट होने के लिए। ये चीज एक्चुअल में एग्जीक्यूट होती है आपके उसके अंदर एक एक करके। इतना फास्ट है आपका सीपीयू, आप सोच के देखो कितनी गजब चीज है आपके हाथ में। जब आप पढ़ोगे ना इस चीज को, तो आप समझ जाओगे कि हम लोग कितने आगे हैं लैपटॉप्स और कंप्यूटिंग के अंदर। देखो टीसीपी के अंदर हम टेलनेट पढ़ लिए, टेलनेट का भी हमने स्कैन भी कर लिया यहाँ पे 23 पोर्ट, ये इस तरीके का होता है। और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो टेलनेट नाम का एक क्लाइंट आता है लिनक्स के अंदर, विंडोज के अंदर भी होता है शायद। विंडोज के अंदर वो विंडोज फीचर में इनेबल करना पड़ता है, जहाँ तक है कर लेना वो लोग आप, बट हम लोग लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो लिनक्स पे तो आता ही है। टेलनेट लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद उसकी IP लिखते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से और इस तरह करता हूँ। तो ये यूजर नेम मांग रहा है मेरे से, जो कि मेरे को मालूम नहीं है। डिफॉल्ट अगर किसी को मालूम होता है मेरे को बता दो, नहीं तो छोड़ते हैं। सिस्को का ये किस तरह से होता है, एग्जिट क्विट,
डिसअसेंबलर्स, हाँ वो किधर से मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा नंबर, है ना। आगे का टॉपिक है आई, चलो उसको भी यूज कर लेंगे, बट कितना ठीक, कितना मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो डेटा लीक कर रहा हो आपका, चाहे नहीं कर रहा हो, बट अच्छा है वो टूल, काफी काफी अच्छा है, फ्री में। ठीक है, ठीक है। टीसीपी टेलनेट अगर किसी को नहीं मालूम था तो मालूम चल गया अभी, सेम एसएच की तरह होता है। एसएच का पोर्ट 22 होता है, 22 होता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। इसका होता है आपका 80, इसका होता है 23। एफटीपी सबको मालूम होना चाहिए, एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कभी कभार आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं आप ना, चलो शायद ही देखा हो, क्योंकि एफटीपी यार काफी बंद हो गया है, बहुत पुराने टाइम पे चला करता था एफटीपी, क्योंकि साइट्स पहले क्या करते थे, जो डाउनलोडिंग होती थी ना वो एफटीपी सर्वर पे चला रही थी, मतलब एचटीटीपी पे आपको लिंक मिल जाती है उसकी एफटीपी सर्वर की, अब आप उसको क्लिक करोगे ना तो आपका आप एफटीपी सर्वर से कनेक्ट हो जाते थे, और वो एफटीपी सर्विस जो थी आपको डाउनलोडिंग प्रोवाइड कराती थी, ना कि एचटीटीपी। बट जब एचटीटीपी इतना फास्ट हो गया ना तो फिर एफटीपी की कोई नीड रही नहीं, है ना। और एफटीपी फिर इनसिक्योर भी था, एफटीपी के बाद एसएफटीपी भी आया, सिक्योर है, फिर उसको छोड़ो, है ना। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके, बट मेन आपकी यही है, तो कि आपको ज्यादातर पैकेट्स जिसके एनालिसिस करने पड़ेंगे आपको। एचटीटीपी एसपीसी में ऐड कर लो, एचटीटीपी एचटीटीपी 8443। अच्छा, ये तो मैं टीसीपी के प्रोटोकॉल्स, टीसीपी उस दिन अगर आप समझ गए हो तो, कि पहले 3 पैकेट जाते हैं सिन और एक, और उस तरह के एक तरीके का टनल बनता है पहले टीसीपी के अंदर, यूडीपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यूडीपी की प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी होती है ज्यादा तो मेरे को भी नहीं मालूम है यूडीपी की, क्योंकि हम लोग यूज करते भी नहीं पाएगा, भाई देखो यूडीपी की प्रोटोकॉल्स को। बीओआईपी जो प्रोटोकॉल होती है ना, जो आप व्हाट्सएप की कॉल करते हो ना, जो आप मैसेंजर को कॉल करते हो, वो चीज यूडीपी के प्रोटोकॉल्स के अंदर आती है। टीएनएस, और इनका पोर्ट नंबर भी शायद ही मालूम होगा, मेरे को तो मालूम है नहीं बीओआईपी का। टीएनएस का 53 रहता है। टीएनएस क्या होता है कि कोई बताएगा मेरे को यहाँ पे, शॉर्ट में बता दो छोटा सा, और फुल फॉर्म कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, नेम से आईपी मिलता है या फिर आईपी से नेम मिलता है? अच्छा ठीक है, तो लड़ाई हो गई इसके अंदर। अच्छा, दोनों ही चीज हो जाती पता है, कभी किस दिन सीटीएफ करेंगे ना हम लोग, तब मैं दिखाऊंगा आपको, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि हो जाती है दोनों चीज। क्योंकि पता है, मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि सयन पार का कुछ उन्होंने उल्टा बताया ना थोड़ा सा, तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि डोमेन टू आईपी रिजॉल्व हो जा रहा है, क्या वो लोग गलत है ऐसा सोच रहे, तो मैंने वो थोड़ा सा उठाया। हाँ, दोनों होते हैं। तो इस चीज को हम लोग आगे सीटीएफ अगर हम करेंगे ना तो उस टाइम पे बताऊंगा मैं आप लोगों को, ऐसा कोई सीटीएफ होगा डीएनएस से रिलेटेड, काफी काफी अच्छी चीज है डीएनएस। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रोटोकॉल से ऐसे कोई भी चीज की आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो ना, तो एक चीट सीट रहती है, सबको मालूम होगा यहाँ पे, बट फिर भी बुक, ये वाली बुक हैक्ट्रिक्स, इसका मैं लिंक दे दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको डीएनएस का तो बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ पे जितनी भी चीजें ना यहाँ पे आपको मिलेंगी, चाहे आप बग आउट कर रहे हो ना, चाहे आप सीटीएफ कर रहे हो, ये जो लिंक है ना इस पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, आप इस पे लाइक कर सकते हो। और भी बहुत सारे आपकी यूडीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, मैं खुद सर्च मार लेता हूँ यूडीपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, करने की जरूरत है भी लिस्ट। टीएससीपी, हाँ टीएससीपी भी होती है और एसएनएमपी भी होती है, दोनों को तो भूल ही गया मैं। चलो देखो, ये होती है आपकी डीएससीपी,
और एक होती है आपकी SNMP। ये जो SNMP है ना, इसको तो वैसे काम में तो बहुत आती है, ऐसी बात नहीं है, बट अभी के लिए छोड़ दो इसको, क्योंकि ये है विंडोज की। SNMP जो है ये विंडोज की प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसका ना एक स्ट्रक्चर होता है खुद का, इसको जिस तरह से हम पिंग विंग करते हैं ना, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ये डेटाबेस कंटेन करके रखती है प्रोटोकॉल अपने आप में खुद में। तो बहुत बड़ी चीज है ये, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है बट फिर भी विंडोज की चीज है, इसको अभी के लिए साइड में रखते हैं। किसी को ये मालूम है DHCP क्या होता है? ओके, देखो फुल फॉर्म मत लिखना कोई भी, जिसको बट IP असाइन कहाँ पे, लाइक ऑन अ पब्लिक नेटवर्क कैसे, मतलब कि जैसे आप ISP से ले रहे हो, कनेक्ट किससे करता है? यस, लोकल। हाँ ठीक है, तो सही, दोनों ने सही बताया, सैन और यस ने, कि ऐसा होता है कि हाँ लोकल IP प्रोवाइड करता है। ये जो आपको IP दिख रही है ना मेरे को, ifconfig ETH0, ये जो लोकल IP दिख रही है आपको, छोटी सी लोकल IP, ये छोटी सी लोकल IP है मेरे को, जो कि मेरे GL वालों ने दिया मेरे को, ठीक है, मेरे स्विच ने दिया मेरे को। तो ये जो प्रोवाइड हो रही है ना, एक हो सकता है, हो क्या सकता है, हो ही रहा है, क्योंकि उन्होंने स्टैटिक नहीं करी हुई है मेरी IP, डायनेमिक ही मिल रही है इस टाइम में कनेक्ट करता हूँ जब मैं। तो ये जो IP मेरे को मिल रही, ये IP है आपकी DHCP सर्वर वाली, जो मैं जब भी लैन निकाल के वापस से घुसाता हूँ तो दूसरी IP हो सकता है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर वहां से एंट्री डिलीट नहीं हुई हो मेरी, तो मेरे को नई IP मिल जाए। तो ये जो डायनेमिकली असाइन हो रही है ना मेरे को IP, ये क्या कर रहा है? DHCP कर रहा है इस काम को, ठीक है। और ये UDP की सर्विस है, ठीक है, UDP की सर्विस है। अच्छा, अगर मेरे को ऐसी चीज याद आ रही है DHCP से रिलेटेड, DHCP की जब भी बात होती है ना, एक चीज और आती है, नेट। इसके बारे में कोई जानता है? अभी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हम लोग इसको, पैकेट ट्रेसर पे मैं इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा एक बार आपको, बट क्या बोलते हैं, पहले नेट दोनों को इंप्लीमेंट कर देंगे। चलो पहले इसका देख लेते हैं, नेट होता क्या है। किसी को मालूम है नेट क्या होता है? पैकेट ट्रेसर से एक बार इंप्लीमेंट कर देंगे ना हम लोग, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग के, थोड़ा बहुत पता है। तो क्या था कि मैंने आपको एक चीज बताई थी IP की, जब मैं बात कर रहा था, पाइथन का जरा इंटरप्रेटर खोल लूँ मैं, कि IPv4 की बात हो रही थी, है ना, कि इसके अंदर सेगमेंट्स होते 4 आपके, 0.0.0.0, ऐसे 4 सेगमेंट्स होते हैं आपके, 0 से लेके 255.255.255.255, आ रही है ना, 1 2 3 4, इतने आपके सेगमेंट्स होते हैं आपके IPv4 के अंदर, 4 सेगमेंट्स। और जो 0 से लेके हर एक सेगमेंट 0 से लेके 255 तक जा सकता है। दिक्कत क्या आई ना, कि 127 वाली जितनी भी IP हैं, x.x, जितनी भी IP है ना, आपके लोकल सिस्टम ही खा जाता है इतनी IPs को। आप कितनी IP बर्बाद कर दी आपने, मालूम है इतने में? जरा कोई मेरे को कैलकुलेट करके बता दे कि हमने कितनी IP बर्बाद कर दी यहाँ पे, जल्दी से, क्योंकि आपके लोकल सिस्टम को रिजॉल्व हो रही है ये सारी जितनी भी IPs है। आप किसी दूसरे सिस्टम को असाइन नहीं कर सकते, जैसे गूगल की IP 142.42 कुछ है, वो तो एक पब्लिक IP हो गई उसकी, बट 172 से नहीं चालू कर सकते आप पब्लिक IP को, क्योंकि आपके लोकल सिस्टम को ही रिजॉल्व होती है वो। 256 255 होना चाहिए, अच्छा 256 वैसे तो हाँ, -2 भी होगा, बट कम रहेगा, यस कम रहेगा थोड़ा, गलत है, बट ठीक है, जो भी है आपने सही आंसर करने की कोशिश करी, ठीक। तो 255 वैसे तो -2 भी होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग और उसका, पर चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। -255/3, तो ये जितना भी नंबर आया बड़ा था, इतनी IP हम लोग बर्बाद कर दी, ठीक है। ये तो IP हो गई बर्बाद। अब जब से ना फोन आए थे ना हमारे पास, एक कब की बात है, 2003 की बात है, 2003 की, जब अच्छे खासे फोन आने लगे, फेसबुक में इवेंट हुआ था शायद 2003 के अंदर, है ना, नेटवर्क चलने लगा था,
बट फिर उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि 2010 के अंदर तो इतना आपका ट्रैफिक आने लगा, हर एक डिवाइस जो है आपका इंटरनेट पर काम कर रहा है। टैबलेट्स आई थी एक टाइम पे, अगर आप लोगों को याद हो तो पीटेल की टैबलेट चला करती थी एक, है ना, आकाश टैबलेट, वो गवर्नमेंट जो बांटा करती थी, हर एक डिवाइस, हर एक चीज, हर एक लैपटॉप बांट दिया करती थी भाई बोर्ड्स नाम पे। तो हर एक जो चीज थी ना आपकी उस पर काम करने लगी, आईपी आईपी रहने लगी हर एक डिवाइस के अंदर। अब आईपी की हो गई हमारे पास कमी, आईपी की हो गई हमारे पास कमी। तो एक रीजन तो ये था नेट को इम्प्लीमेंट करने का, अभी बताता हूँ क्या कि किस तरह से काम करता है नेट। बट एक रीजन तो ये था आपका कि आईपी की कमी हो रही थी। अच्छा, दूसरा रीजन ये था, मान के चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक लग रहा है क्या राउटर, राउटर नहीं, चलो राउटर ले लेते हैं। मान के चलो कोई डिवाइस है ऐसा जो कि सबको नेट प्रोवाइड कर रहा है ना। इंटरनेट प्रोवाइडर यही है आपका, है ना, यही से जा रहा है, सबके पास नेट जा रहा है। ठीक, अब जितने भी बंदे चला रहे हैं उनको एक, हमने क्या बोला ना, उनको एक ऐसा करते हैं यार, एक प्राइवेट आईपी दे देते हैं हर किसी को, 192 वाली आईपी दे देते हैं। ऐसा नहीं कि राउटर के पास जो राउटर के अंदर जो लैन घुसाई गई है 172 वाली आई, जो पब्लिक आईपी जिसको दी गई है राउटर को, है ना, वो आईपी ना हम इन सब डिवाइसेस को एक आईपी ना आते हैं यार, एक काम करते हैं सबको अलग अलग आईपी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ना मैं नहीं चाहता, मतलब सिक्योरिटी पर्पज है कुछ ऐसा, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आईपी का, उस सामने वाले जो दूसरा जो बाहर का बंदा है जो भी कनेक्ट हो उसको मालूम चले, बाहर से जो मतलब कनेक्ट ना भी हो उसको मालूम चले। तो हम लोग क्या करते हैं छुपाने के लिए कि इंटरनेट आईपी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कहाँ कोई पैकेट जा रहा है कहाँ को नहीं जा रहा है, हम नेट का यूज कर लेते हैं। अब नेट काम कैसे करता है ये देखो, नेट काम कुछ ऐसे करता है, एक पब्लिक आईपी लेगा यहाँ पे इस छोर से राउटर आपका, और जितने भी डिवाइस इससे कनेक्ट होंगे ना राउटर से, या आपके हॉटस्पॉट समझ लो इस राउटर को कोई भी, है ना, जो भी इससे कनेक्ट होगा ना उसको एक 192 वाली आईपी दे देगा, है ना। और जो रिजॉल्व होगी ना आईपी, जैसे मान के चलो आप अब उस 192 वाली आईपी से, मेरी दिमाग इस मेरी बातों को थोड़ा दिमाग में लेना, थोड़ा सोचना इस चीज को, कि जो 192 वाली आईपी है उससे आप सर्च कर रहे हो google.com, मेरे पास ये जो आईपी है इससे मैं सर्च कर रहा हूँ google.com, बट इन दी एंड ये कहाँ जानी है, माय आईपी, जरा मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, इन दी एंड कहाँ जानी है, यहाँ पे जानी है, इस आईपी पे, मेरी पब्लिक आईपी ये है, इस आईपी से रिक्वेस्ट होनी है ये, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस आईपी से हो जाए रिक्वेस्ट google.com, और जब उसका रेस्पॉन्स आए ना, चलो एक बार को चलो मान के चलो हमने रिक्वेस्ट कर भी दी उसको, बट वो रेस्पॉन्स कैसे देगा अपने को, हम अपने तक कैसे पहुंचेगा, हो सकता है कि लाखों डिवाइस और कनेक्ट हो उसी राउटर से, तो हमारे तक कैसे पहुंचेगी ना, उसको जो हैंडल करता है ना वो नेट करता है आपका, उसको जो हैंडल करता है ना वो आपको नेट करता है। एक बार हमने डीएससीपी से आईपी असाइन कर दी सभी को डायनेमिकली, तो तू कनेक्ट हो गया, चल तू भी आईपी ले जा, तू भी आईपी ले जा भाई 192.168.20.1 या 22 जो भी है, तो आईपी ले जा, डीएससीपी ने तो आईपी असाइन कर दी। फिर नेट क्या कर रहा है ना, जो बाहर का जो पैकेट जो आ रहा है या फिर जा रहा है, वो किस आईपी को जाना चाहिए, किस डिवाइस को जाना चाहिए, वो क्या काम, वो जो काम कर रहा है वो नेट कर रहा है आपका। सिंपल सी चीज है, सिंपल सादा चीज। एक दिन इसको ना नेट को हम लोग पैकेट ट्रेसर में इंप्लीमेंट करके देख लेंगे, डीएससीपी कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और पैकेट ट्रेसर अगर आपको मालूम हो तो कुछ ऐसा होता है, वो खेला है डॉक्टर ड्राइविंग, अगर आपने खेला हो तो गेम, ये क्या होता है, सिमुलेशन गेम होता है ना एक कार का, एक्चुअल में ऐसे ब्रेक होता है, एक होता है एक्सक्लेलेट, जो भी जैसे भी बोलते हो उसको, सॉरी, तो जैसे भी आप बोलते हो उसको, वो सारी चीज जैसे कार के अंदर होती है, ऐसी सारी चीज जो राउटर के अंदर स्विच के अंदर होती है ना, ऐसे सिमुलेटर है आपका एक पैकेट ट्रेसर, बहुत अच्छी चीज है। बट पता है क्या दिक्कत वाली बात क्या है, लिनक्स के अंदर ना वो क्रैश कर जाता है कभी कभार, तो मेरे को संभाल के चलाना पड़ेगा वो, और मेरे सिर्फ मेरे के अंदर नहीं करता, बहुत सारे लिनक्स के अंदर कर जाता है वो क्रैश, हालांकि पेड सॉफ्टवेयर है बट फिर भी कर जाता है, ठीक है। उसमें ओके, अच्छा यहाँ तो किसी का कोई क्वेश्चन,
ठीक ठीक। कितने टास्क दिए मैंने आपको? 3 टास्क दिए ना। उनको भेज देना, और जितने भी लोग नहीं आए उनको भी बता देना कि टास्क थे ऐसे कुछ। ओके, बहुत बहुत अच्छे यार, आप बहुत ज्यादा मेहनत। अरे हाँ मोहित, सॉरी, आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा था अभी मेरे से, कि आपका ना, आपने मैथ लिव जो इंपोर्ट करी थी ना, उसके अंदर, सी के अंदर, कोड के अंदर आपके, जी सर। उसमें आप ना -lm फ्लैग यूज करते हो। एक मैथ लाइब्रेरी के लिए स्पेशल रहता है लिंक करने के लिए। जिस जब आप कंपाइल कर रहे हो ना, तब -lm और लगा दो वहाँ पे। शायद lm होता है, ln होता है, मालूम नहीं मेरे को। तेरा दोनों ट्राई करके देख लेना, तो ओके काम कर सर। जाएगा। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ हाँ, एक बार आप ये काम भी कर लिया करो, रिकॉर्डिंग देख लो, और उसके बाद जब भी आपको डाउट्स पूछने हो ना, तो उसमें आप मेरे को टैग करके पूछ लो। और नहीं तो जब क्लास की स्टार्टिंग हो ना, उस टाइम पे पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम रहे तो। अब ऐसा नहीं कि आप डाउट से पूछे जा रहे हो, तो वो तो कोई वो नहीं रहेगा। और साइक्लिक प्रॉपर्टी को लूप से करना है ना सी में, और उसमें भी, पाइथन में, दोनों में टास्क भी दिया है। एक बार जब सी थोड़ा सा ऐसे फेमिलियर हो जाओगे ना उससे, सी से, और नहीं सर, आप मोहित, आप वो उसी में दिखा देना, क्या क्या बोलते हैं, ग्रुप के अंदर ही भेज दो आप, मैं देख लूंगा। सॉरी, हाँ मैं रिप्लाई नहीं करता आप लोगों का, पर मैं देखता जरूर हूँ उसको, ठीक है। बाकी चलो एंड करते हैं मीटिंग को। हाँ, टेक्स्ट टू कैरेक्टर कन्वर्ट करना है, हाँ यस, बिल्कुल सही। ठीक। ओके।